डॉक्टर विजय नागेश एक कुशल शोधकर्ता एवं एक कुशल विचारक हैं। इसी के साथ साथ वे करियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो यूथ को मोटिवेट करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो यूथ के सामने एक यूथ आइकन बन के उभरे हैं। डॉक्टर विजय नागेश सीईओ ऑफ द एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और इसी के साथ साथ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल भी हैं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ब्रिंग हिज स्ट्रेंथ। नवाचार और रचनात्मक उनकी ताकत है। वे पिछले 24 वर्षों से शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी समाज के प्रति अपना कर्तव्य नियमित रूप से उनके रचनात्मक और नवविचार के माध्यम से देखा जा सकता है। वे लगातार समाज में रह रहे यूथ को मोटिवेट करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जैसे कि वे लगातार अपनी वर्कशॉप के माध्यम से टीचर, स्टूडेंट एंड उनके पेरेंट्स को मोटिवेट स्पीच देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे एक मेटलर्जिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी मास्टर्स फिजिक्स में पूरी की है और साथ ही साथ अपनी पीएचडी भी उन्होंने फिजिक्स में ही पूरी की है। डॉक्टर विजय नागेश ने कई सारे अवार्ड जीते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इसी के साथ साथ सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड, लेजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और सर को आइकॉनिक अवार्ड एंड एक्सक्लूसिव ऑनर एजुकेशनलिस्ट के खिताब से भी नवाजा गया है। और इसी के साथ डॉक्टर विजय नागेश यूथ के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन साबित होते हैं, जो उनको आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा देते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षक के पास ही वो कला है जो मिट्टी को सोने में बदल सकती है और एक शिक्षक आपकी जिंदगी बदल सकता है। शत शत नमन करते हैं हम अपने सभी गुरुओं को। और स्पॉटलाइट की सीरीज में मैं आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो आप सभी के साथ हूँ, न्यूज मीडिया 47 के साथ। स्पॉटलाइट की सीरीज में आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। स्पेशल किस लिए? क्योंकि हमने बताया भाई गुरु है वो हमारे आपके सभी के, और बहुत सारे ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आइकन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को उनके करियर में बहुत मदद की है और साथ ही वो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये पूरा देखते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स की पढ़ाई उससे ना छीनी जाए, चाहे वो किसी भी अभाव में हो। आज हमारे साथ न्यूज मीडिया 47 पर मैं स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर विश्वनाथ जया नागेश जी का, जो कि दोस्तों मैं आपको बताऊं फिजिक्स फैकल्टी ऑफ फिटजी से है, साथ ही सीईओ है एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छत्तीसगढ़ से, और साथ ही आप वो डायरेक्टर जनरल भी हैं ऑफ तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल छत्तीसगढ़ से ही। तो सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ न्यूज मीडिया 47 की हमारी स्पॉटलाइट की सीरीज में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम अपने विचारों को बहुतों तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी 24 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और जैसे कि मैंने बताया आपको सीईओ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, और इनकी जो जर्नी है वो अपने आप में एक बहुत ही अलग किस्म की जर्नी है, क्योंकि इन्होंने किसी भी विधा को नहीं छोड़ा। वो कई तरह से पारंगत है। अगर मैं कहूँ नागेश जी के बारे में तो वो प्रोफाइल थिंकर है, प्रैक्टिशनर है, एकेडमिक रिसर्चर है, पाथ ब्रेकर है, फ्रीलांस कॉर्पोरेट ट्रेनर है, ओरेटर है, करियर काउंसलर है और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर है। तो सर, इतनी सारी विधाएं किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करते हैं आप अपने साथ? सबसे पहले मैं फिर से इस प्रश्न का उत्तर एक धन्यवाद के रूप में देना चाहूंगा। ये सारे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे वेल विशर्स और उनके पेरेंट्स की ही दुआएं हैं शायद जो क्वालिटीज आज मेरे में आई है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी एक फैकल्टी से, आईआईटी लेवल फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम फिटजी न्यू दिल्ली, तो कभी सोचा नहीं था कि शायद मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा या कहाँ जाऊंगा। तो बस एक ही चीज किया मैंने, जो किया दिल से किया,
बच्चों के लिए किया और बच्चों के बेनिफिट के लिए किया, और उस मिशन के साथ जब आगे बढ़े तो शायद आज पहुंच गए इस मुकाम तक, और ये सब क्वालिटीज अपने आप आ गई बच्चों के द्वारा। ये तो आपकी शख्सियत है, उसकी काबिलियत है कि आप इतना डाउन टू अर्थ हैं जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। वरना हर इंसान अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि अगर सोना होना है तो आग में तपना पड़ता है, तो सभी को तपना पड़ता है और सभी की अपनी एक जर्नी रहती है। अगर मैं आपकी लाइफ जर्नी की बात करूं तो वो किस तरह से रही, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और एकेडमिक्स जैसे प्रोफेशन में आप आए और फिर इतनी तरक्की, एक प्रोफेसर होके पहले टीचर से स्टार्ट किया, देन प्रोफेसर एंड देन डायरेक्टर जनरल एंड देन सीईओ, तो ये जो सफर है आसान तो रहा नहीं होगा। या बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमने करियर की शुरुआत की ऐसे फिजिक्स फैकल्टी, एक होता है टीचिंग जॉब, होता है आप सीधे आप 6-7-8 आवर्स की जो टीचिंग है वो टीचिंग करें और अपना हाथ धोए और घर गए आराम से, एक एंजॉयबल लाइफ आप जी सकते हैं। लेकिन मेरा मिशन केवल वहीं तक नहीं था। पहली चीज मैंने हमेशा ये ध्यान में रखी कि टीचिंग को हम कितनी आसानी से बच्चों तक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी टीचिंग वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर ऐसे प्रेजेंट करते हैं और अपने सब्जेक्ट को इतना टफ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस को समझे और उसे लगे कि यार ये बहुत टफ चीज है और यही शख्स इस चीज को आराम से अच्छे से कर सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है, हमेशा ये रहा है कि हम अपने सब्जेक्ट के नॉलेज को इतने आराम से, इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करें और इतने सिंपल ढंग से प्रेजेंट करें कि सामने एक बच्चे को लगे कि ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट तो इतना आसान था और शायद हम रोज देखते थे, हमको पता ही नहीं था कि ये इतनी आसानी से हल हो सकता है। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है और इस चीज को लाने के लिए उसके पीछे जो मेहनत हम करते हैं या शुरू से मेहनत करता आया हूं, तो वो काफी ज्यादा थी और उसको मैंने कभी छोड़ा नहीं। एक तो पहले पूरे सब्जेक्ट के पीछे जो मेहनत करनी है वो मैंने मेहनत हमेशा बरकरार रखी ताकि बच्चों को एकदम आसान ढंग से चीजों को दी जाए और बच्चे एकदम हायर एग्जाम्स जो IIT JEE जैसे एग्जाम्स होते हैं और वो आराम से अच्छे से क्रैक ही ना करे जबकि बल्कि एक अच्छा रैंक भी लाए उसमें। तो पहली मेहनत यहाँ होती है। दूसरी मेहनत केवल वो उस चीज को हम अपने तक सीमित ना रखें, हम अपने टीम मेंबर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करें कि आप भी कुछ ऐसा करिए, कुछ हटके करिए, कुछ अलग ढंग से करिए ताकि एक मुश्किल से मुश्किल चीज भी बच्चों तक इजीली जा सके और बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि आमतौर पर हम देखिए कोई भी हायर एग्जाम हम ढूंढते हैं तो केवल एक इंटेलिजेंट सेगमेंट्स बच्चों को ढूंढते हैं और वो सिलेक्शन दे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कई एवरेज और मीडियोकर बच्चे भी हैं, क्या हम उनका लेवल ऊपर नहीं उठा सकते? चाहे बोर्ड्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो क्या हम उनको सिलेक्शन नहीं करवा सकते जस्ट बाय आवर इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज? तो ये दूसरे लेवल की मेहनत होती है। तीसरे लेवल की मेहनत है, क्या हम जिनको क्लास में पढ़ा रहे हैं क्या हम अपनी मेहनत क्या उन्हीं तक सीमित रखें? क्या हम अपने इस अच्छी चीजों को दूसरों तक भी ना पहुंचाए, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे आस पड़ोस के बच्चों तक हो, चाहे वो स्टूडेंट्स या वो पेरेंट्स जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं उनको भी तो इस चीज का बेनिफिट मिले। हमारा बेनिफिट केवल उस 4 दीवारी में 40 बच्चों तक सीमित ना रहे। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये जो 3 लेवल्स बताए और जो लास्ट में आपने कहा कि कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी जो कोशिश है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो टैलेंट है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि कहते हैं कि टीचिंग इज अ वर्क ऑफ हार्ट। अगर आप दिल से नहीं कर रहे हैं उसको तो आप शायद उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। ये भी एक पैशन की तरह है। जैसे आपने कहा कि बहुत आसान है कि आओ क्लास में आओ, 2 शब्द पढ़ाओ और निकल जाओ, उसे भी टीचिंग कहते हैं। और एक ये भी होती है जो 3 स्टेप्स में आपने हमें बताया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे? क्या ऐसे माध्यम है कि आप उन तक इन चीजों को पहुंचाते हैं? और दूसरा, आपकी टीचिंग स्टाइल डिफरेंट क्यों है दूसरों से? बहुत सही प्रश्न किया मैम आपने। सबसे पहले ये आना चाहिए, एक अच्छा जो फैकल्टी होता है, केवल आमतौर पे जो फैकल्टी की डेफिनेशन होती है, चूंकि मैं खुद इस लाइन से हूं, बिल्कुल ये होता है कि हाँ ये स्टिपुलेटेड टाइम है, इस टाइम में मैंने ये कोर्स खत्म करना है, ये फलाना एक टर्म एग्जाम है या यूनिट एग्जाम है, उस एग्जाम तक मेरे को सिलेबस खत्म करना है, रिवाइज खत्म करना है, अपने लॉग बुक या लॉग रजिस्टर में भरना है कि मैंने कोर्स खत्म कर दिया, मैंने रिवीजन करा दिया और बच्चों के नंबर आ गए, दैट्स ऑल। या थोड़ा बहुत चलो अच्छे बच्चों को हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए, वीक बच्चों पे भी थोड़ा सा वर्क कर लिया, थोड़ा और ज्यादा मेहनत किया तो देन द जॉब इज ओवर।
ये आमतौर पे लोग सोचते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूं। अगर हम यही तक सोचेंगे तो हम टीचिंग को केवल अपने जॉब तक सीमित रखेंगे, केवल जॉब या प्रोफेशन तक। लेकिन टीचिंग एक ऐसी चीज होती है, जैसा कि अभी आपने उठाया बात, ये बाय हार्टेड होता है, दिल से पढ़ाना होता है, क्योंकि इट इज I as a faculty who gets connected with the children and indirectly with the parents through heart। और ये तब पॉसिबल है जब हम बच्चों की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने की कोशिश करें, हम केवल अपना काम करने तक ना रखें अपने आप को। वो तब पॉसिबल है क्योंकि हर बच्चे की सोच अलग होती है और हर बच्चे का लेवल अलग होता है, और हर बच्चे की समझने की क्षमता और हर बच्चे की परसेप्शन लेवल बहुत अंतर होता है। तो अगर मुझे हर बच्चे तक अपनी बात को रखना है, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एग्जाम क्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनका सिलेक्शन या रैंक लेवल तक, तो मुझे हर बच्चे की थॉट लेवल तक मुझे पहुंचना होगा। ये मेरी मेहनत है, ये मेरा प्रयास होना चाहिए बच्चों के प्रति। और दूसरा, वो थॉट प्रोसेस को समझ के उस फ्रीक्वेंसी में से मुझे अपनी डिलीवरेशन उन तक देनी है, ये दूसरा लेवल है। थर्ड, वो जब डिलीवरी वहां हो गई, अब वो उस पे वर्कआउट करना चालू करे, वो थर्ड स्टेप होता है। चौथा, अब वो वर्कआउट करने के बाद अब वो उन चीजों को अप्लाई करे एग्जामिनेशन में, या जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट का लेवल क्या होता है, जो क्वेश्चन पढ़ा है वो क्वेश्चन अच्छे कर देते हैं। जहां हमने क्वेश्चन में ट्विस्ट किया या क्वेश्चन का एप्लीकेशन पार्ट बदला, फिर वो उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन बड़ा था, क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। सब क्वेश्चन कभी बड़ा टफ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, ये कंसेप्ट की बात होती है। हमने बच्चे का जब कंसेप्ट क्लियर किया और उनको एप्लीकेशन सिखा दिया कि उसका प्रयोग कैसे करना है, तो बच्चे से कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो उसे सॉल्व ना हो सके। तो ये 4 लेवल पे मेहनत हमें करनी पड़ती है। कैन आई नो दैट कॉन्सेप्ट? एक्चुअली हम वो कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे थे, वो एप्लीकेशन के, जो आप एकेडमिशियन हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जहां पर पढ़ाई एकेडमिक्स ही होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? जो जिस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं, वो ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे के थॉट प्रोसेस के साथ ही डेवलप किया जाता है? तो आपकी जो बेसिक लाइंस हैं वो कौन सी हैं? एग्जैक्टली देखिए, हर इंस्टीट्यूट, देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स एंड ऑल थिंग्स देयर। पढ़ाते तो हर कोई वही एग्जैक्टली है, सिलेबस भी वही है, हर कोई वही पढ़ाता है। हम ये नहीं कह रहे कि सिलेबस में कोई अंतर है, नो, क्योंकि तैयारी तो हमें भी उसी बोर्ड्स, उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करानी पड़ती है। अब अंतर क्या आता है, हमारी अप्रोच, हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है। और दूसरी बात, आप एक चीज ये भी देखिए कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है एग्जाम का, जो भी है 1 साल 2 साल का जो भी सिलेबस होता है, और उसकी एक अलग डेप्थ होती है, डिपेंड्स फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम। चाहे बोर्ड लेवल का एग्जाम का एक डेप्थ होगा, इंजीनियरिंग लेवल का एक होगा, IIT एडवांस लेवल का एक डेप्थ होगा, लेकिन अगर हमको उस लेवल पे पहुंचाना है तो हमारे पास समय वही है। तो क्या हम इतने सारे किताबें पढ़ सकते हैं? प्रैक्टिकली कोई नहीं पढ़ सकता। और उस किताबों में जो हजारों प्रश्न है, क्या हर कोई कर पाता है? हर बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाता। इवन शायद आज आप मेरे को भी पूछे, या इफ यू आस्क मी आल्सो टू डू, आई आल्सो कैन नॉट डू दैट 1000 क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम इससे कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट को क्लियर करें। कंसेप्ट से तात्पर्य यह है कि जो टॉपिक है उसका थ्योरी, उसका एप्लीकेशन, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक जब हमारा क्लियर होगा वो टॉपिक का, तब हम उसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स में, वो हम बच्चों को सिखाते हैं। Okay. जब बच्चा वो सीख जाता है तो उस टाइप का आप उसको 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं, आप 1000 प्रश्न दीजिए, बच्चा उसको हल करने में सक्षम होगा। चलिए पूरा नहीं कर पाएगा तो उसकी लिमिट के अनुसार वो 60, 70, 80% कैपेबल हो जाएगा। तो उसकी सबसे पहला क्या चीज हुआ, उसका तो एक तो कंसेप्ट क्लियर हुआ उस टॉपिक के लेके। दूसरा, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि इतने क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इंटेलिजेंट बनेंगे या हमसे उतने क्वेश्चन बनेंगे, नहीं। या हम 10 बुक सॉल्व करेंगे तो हम IIT या हायर बोर्ड्स में अच्छे रैंक्स निकाल लेंगे, नहीं। आज हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर है, हम उसके एप्लीकेशंस को जानते हैं, तो हम बहुत ही कम मेहनत में बहुत ज्यादा और हर टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। जी, ये तो रही स्टूडेंट्स की बात। अगर हम टीचर्स की बात करें, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट बच्चों तक पहुंचाना है वो तो टीचर्स के माध्यम से ही जाएगा, तो टीचर्स की ट्रेनिंग आप किस तरह से करते हैं?
जैसा कि पहले ही बताया, टीचर्स आमतौर पर जो आप किसी भी कॉर्पोरेट अच्छे स्कूल्स में जाइए, सिंपल एक जॉब प्रोफाइल मिल जाता है, यू हैव टू डू दिस टीचिंग, यू हैव टू केयर फॉर दिस मच चिल्ड्रन, आपको ये करना है। और टीचिंग में प्रोफाइल क्या होता है? वेरी सिंपल, इतना टाइम है, आपका ईयरली कैलेंडर बच्चों को दे दिया जाता है, ये मंथ में ये एग्जाम है, इस एग्जाम में इतना पोर्शन आपको कवर करना है और उसके एग्जाम के पहले आपको रिवीजन खत्म करना है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टीचिंग इन एनी कॉर्पोरेट सेक्टर यू गो अक्रॉस इंडिया। बट how I train the teachers, my training methodology for teachers is entirely different, nothing from that। और इसमें मैं ओपनली कहता हूँ कि हर टीचर एक्सपर्ट है, तभी तो देखिए वो आज एक क्वालिफाइड है, मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी डॉक्टरेट लेवल तक, वो तो है ही एक्सपर्ट, उसको ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जो मेहनत हमको टीचर्स पे करनी होती है, फर्स्ट कनेक्टिविटी थ्रू हार्ट, जो हमारा पहला एस्पेक्ट था डिस्कशन का, हम बच्चों के साथ दिल से जुड़ना सीखे, not only professionally restricted just with the time on your wrist, टाइम हो गया, इस टाइम में पढ़ाना है, हम चले क्लास से। तो फर्स्ट इज माय कनेक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू हार्ट। सेकंड थिंग इज ब्रिंगिंग आवर फ्रीक्वेंसी लेवल विथ रिस्पेक्ट टू द चिल्ड्रन। मेरी फ्रीक्वेंसी बच्चों के लेवल पे आए। आज मैं तो, या जो भी टीचर है वो तो एक्सपर्ट है ही, नेचुरली उसका लेवल बहुत हाई है, लेकिन उसको अपने आप को नीचे लाना आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें बच्चों के लेवल पे उतरना पड़ेगा पहले जी। जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, बच्चा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, और अगर कर भी रहा है तो जिस पहलू पे हम कर रहे हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। थर्ड चीज है, बच्चों को भी उस लेवल पे अट्रैक्ट कराना आना चाहिए हमें ऐसे टीचर, कि बच्चे को लगना चाहिए ये करने से मेरे को आज 10 किस्म के फायदे हो जाएंगे। अगर मैं इन चीजों को समझूं तो मुझे बहुत सारे ऐसे 10 फायदे हो जाएंगे, मेरी बाकी की मेहनत भी बचेगी। चौथा, जब बच्चा अप्लाई करना सीखेगा, उससे प्रॉब्लम्स बनते हैं, जब उसके सवाल बनते हैं, आप खुद ही देखिए, जब अपन छोटे थे, बच्चे थे, आज 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं बनता है, आगे 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं, हम मूंझ जाते हैं, छोड़ो सब्जेक्ट, फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम उस सब्जेक्ट को बंद करते हैं, या पढ़ाई से हटकर थोड़ा सा खेल लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा बातचीत में उतर जाते हैं। व्हाई? क्योंकि एक चीज हमसे बनी नहीं है। नहीं बनने से सबसे बड़ा लूज होता है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज हुआ, इंटरेस्ट खत्म, फिर आगे वो एक साइड हो जाता है। तो यही चीज बच्चों में होती है। तो जब उससे सवाल बनना चाहिए, जब बनने लगता है तो उसका इंटरेस्ट जागता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उठता है, जब कॉन्फिडेंस लेवल उठता है तो उसका जो मनोबल होता है, इंटरनल माइंड की एनर्जी बढ़ जाती है। ये चेंज होना चाहिए, और ये टीचर का ये एस्पेक्ट जो मैंने आपको गिनाया, ये मेरे टीचर्स ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। To raise the level of the children, not to teach. The children should learn of their own through our approach, through our methodology. Yes. This is really fantastic to know, but जो पूरी बात जो ओवरऑल निकल के सामने आ रही है, you really have to step into the foot if you want to know the others feeling, if you want to know the others thought process। तो यही चीजें बच्चों के साथ होती है, कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, घड़े होते हैं, एक्चुअली उनको शेप ऑन करना पड़ता है। और अगर नागेश जी, मैं सच बोल रही हूँ कि अगर आपके जैसे शिक्षक हो, उनकी जैसे थॉट प्रोसेस हो, और आपकी जैसी जो टेक्नोलॉजी, आपने जो मेथोडोलॉजी जिसको आप फॉलो करके इन बच्चों के थॉट प्रोसेस तक, इनके दिमाग तक, इनके दिल से होते हुए पहुंच रहे हैं, जो रास्ता आपने चुना है वो वाकई काबिले तारीफ है। इसीलिए तो आपको रोल मॉडल के तौर पर जाना जाता है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, देयर इज अ लाइन ऑफ अवार्ड्स जो कि अचीवमेंट्स जो कि नागेश जी को मिले हैं। और अगर उनमें से थोड़े से मैं बताना चाहूँ, भाई याद रखना तो बड़ा मुश्किल था, तो मुझे तो थोड़ा सा पढ़ के बोलना पड़ेगा। तो जो इनकी जो अवार्ड्स हैं, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020, इंटरनेशनल टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020, एक्सक्लूसिव ऑनर्ड एजुकेशनिस्ट अवार्ड, इसके साथ ही आइकॉनिक एजुकेशनिस्ट अवार्ड, ये सभी 2020 में मिले हैं। द शिक्षा रत्न ऑफ द ईयर 2019, लेजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड एंड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इसी के साथ ही इन्होंने जीता है CEO ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। हाउ, मतलब कैसे और कितने बाकी हैं? जी। इसका जवाब भी बड़ा एक अच्छा दिलचस्प है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, अपने सबसे बिगनिंग में, जो कोशिश मैंने सबसे पहले दिन से की थी ऐसे फैकल्टी जब मैं एंटर किया, क्योंकि मुझे केवल टाइम बाउंड होके नहीं पढ़ाना है, मुझे बच्चों को दिल से पढ़ाना है, टीचिंग विथ हार्ट। और उस दौरान से जब मैंने इनोवेशंस करने स्टार्ट किए,
चैलेंजेस आते हैं अपने कलीग से सबसे ज्यादा, जैसे लोग बोलते हैं यार क्या कर रहे हो, इतना इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, पढ़ाओ जाओ यार। दोनों केस में तो एक ही सैलरी मिलनी है, प्लस जो एग्जैक्टली। इनोवेशंस पे मेहनत लगती है। क्योंकि आज एक बच्चे को, आज आपको एक निचोड़ अगर मुझे देना है, आपको एक, अगर मैं 1 लीटर दूध में से या उसमें से मुझे आपको मलाई देना है, तो व्हाट इज द कंटेंट? 1 लीटर मिल्क में आपको हार्डली यू गेट 300 grams ऑफ दैट क्रीम, बट टू गेट दैट 300 grams ऑफ cream I need that 1 liter of milk. So means I have to work so much hard to give that essence. और जब ये एसेंस का प्रक्रिया चालू किया और मैं उस फ्लो में चलता गया, काफी टाइम लगा, उसके बाद स्कूल्स में आया, ज्वाइन किया, तब भी मैंने ये इनोवेशन बच्चों के साथ जारी रखा और मैंने हायर क्लास का जो चीजें हैं उसको लोअर क्लास में भी इंप्लीमेंट करना चालू किया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आज आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम क्लास 11 से करते हैं। आज किसी भी बच्चे से पूछे 10th के बाद उसका माइंडसेट भागता है कि या मुझे कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में लेना है, या इंजीनियरिंग में जाना है, या मेडिसिन में जाना है, और फिर उसकी तैयारी करते हैं। आज हम बताएं तो आज हम उसकी तैयारी हम क्लास 6 से करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। तो दिस इज अ बिग इनोवेशन। हम 6वीं से ही, क्लास 6 से ही बच्चों का अगर मैं फाउंडेशंस वहां का देना चालू करूं तो 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 5 इयर्स में बच्चा का फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाता है कि वो 11th में उसको कहीं एक बाहर उस लेवल पे कोई एग्जाम्स उसको उतने टफ नहीं लगेंगे, जैसा कि आज हम इम्पैक्ट देते हैं बच्चों को आज उस एग्जाम्स का। तो ये जो इनोवेशंस हम करते जाते हैं, तो इनिशियली तो किसी ने अप्रिशिएट, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं किया था। लॉट ऑफ अपोजिशंस नहीं बोलना चाहिए, मे बी सॉर्ट ऑफ सम मिमिक्री सपोर्ट यू कैन कॉल इट। दे लाफ एट, यूज्ड टू लाफ एट मी एट माय इनोवेशंस एंड द वे आई यूज्ड टू वर्क विद द चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 लेवल। तो होता था, बट वर्क ऑलवेज पेस। Once you have sowed the seed and you have converted into big tree, maybe the time has come to yield the fruits. फल देने का समय आया, तो फिर काफी सारे फल जो अवार्ड के रूप में हैं आज मिल रहे हैं। धीरे धीरे लोगों ने अप्रिशिएट किया, समझा उन चीजों को, और इसलिए मैं ये सारे अवार्ड्स का श्रेय अपने उन बच्चों को देना चाहता हूं जो 20 साल में उन चीजों को उन्होंने फलीभूत करके दिखाया। उन पेरेंट्स को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे उस विजन को समझा और बच्चों को उस ढंग से उन्होंने सपोर्ट किया मोल्ड करने में। क्योंकि बच्चों को मोल्ड तो वो हमारी जवाबदारी में देते हैं, करते हैं हम उनको मोल्ड। तो जब हम मोल्ड करते हैं तो उसमें जो सपोर्ट पेरेंट्स ने किया और उसका रिजल्ट आज बच्चों में भी मिला। आज हजारों बच्चे आज अच्छे प्रोफाइल्स में हैं, आज हमसे भी 100 गुना ऊंचे प्रोफाइल्स में। तो और उसी का फलस्वरूप है ये अवार्ड्स जो मुझे मिला है, जो विद टाइम आज लोगों ने पहचाना है और वो सम्मानित किया है उस अवार्ड से। तो इसलिए फुल क्रेडिट भी है तो इसका उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को और मेरे उन वेल विशर्स को है जिन्होंने मेरे इस मिशन में सपोर्ट किया और एक रिजल्ट दिया। जी, बहुत अच्छी बात है। और अब बच्चों की ही बात मैं करूंगी क्योंकि बच्चों से आपका बहुत लगाव है और हमें ऐसा सुनने में आया कि आप बच्चों की मदद करते हैं। जो बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते या जो किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते, आप उनको फ्री ग्रांट्स देते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो ये सब क्या है और किस तरह से, अगर किसी बच्चे को अगर नीडी है, उसको जरूरत है, तो वो आप तक किस तरह से पहुंच सकता है? देखिए, मैं हमेशा से ही एक शुरू से ही एक मेरा लगाव रहा है लोगों को हेल्प करने का है। जो जरूरतमंद है उसको हम हेल्प करें। तो जब बच्चे थे, जब हम खुद स्टूडेंट थे, तो उतनी क्षमता नहीं थी, तो जो पोटेंशियल थी उस दौर से ही मैं हेल्प करना स्टार्ट करता था। उस दौर में मैं 1 या 2 की हेल्प कर पाता था। तब से ही मुझे लगता था कि अगर जिस समय मेरे पास थोड़ी कुछ और होगी ज्यादा देने के लिए, तो मैं और ज्यादा लोगों को दूंगा। आमतौर पर आप देखिए, आज हमारी नीड्स, एक इंसान की नीड बहुत लिमिटेड होती है। बेसिक नीड अगर हम वाकई में देखें, हमको जितनी लिमिटेड फूड की जरूरत होती है, लिमिटेड ड्रेसेस की जरूरत होती है, बाकी एक्सपेंसेस हमारे एक लैविश एक्सपेंसेस होते हैं जो शायद हम सिर्फ अपनी लग्जरी के लिए करते हैं। वो हमारी एक बेसिक नीड नहीं है। अगर मैं उस एक्सपेंसेस को, उस लग्जरी को थोड़ा सा कम कर दूं और वो अमाउंट को अगर मैं किसी नीडी को दूं, कोई गरीब या ऐसे बच्चे जो जिन वाकई में उसकी डिजर्व करते हैं, अगर उनको मिले तो वो बहुत अच्छा चमत्कार करे, तो शायद हमें करना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है लोगों से भी कि प्लीज ऐसा करे, क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
और उनको थोड़ा सा भी मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, चाहे बुक्स के रूप में मिले, चाहे स्टेशनरी के रूप में मिले, चाहे ड्रेसेस के रूप में मिले। मैं ये नहीं कहता हूं नए ड्रेस दीजिए, पुराने ड्रेस दीजिए, यूज्ड ड्रेसेस, उनको पुराने बुक्स दीजिए, एक साल उन खुशी से बिताएं कराएंगे और अच्छे नंबर ला के हमको देंगे। तो ये प्रक्रिया मैंने जॉब आने के बाद भी करी, कैपेबल रहा, तो मौका भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मौका दिया हेल्प करने का, और मैं करता रहा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके। और आज एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों बच्चे अपने उस मंजिल तक पहुंचे हैं जो कभी उन्होंने भी क्या, मैंने भी नहीं सोचा था, और आज अच्छे पोजीशंस पे हैं। तो ये तो एक साइड में चलता गया और आज भी जारी है। जी नागेश जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जो विचार हैं, आपकी जो नेक भावनाएं हैं, इनको जानकर जो बच्चों के लिए आपने काम किया है वाकई काबिल तारीफ है। और यकीनन आपको रोल मॉडल के तौर पर, एक आइकन के तौर पे जाना जाना चाहिए, क्योंकि आपने टीचिंग के सही मायने बताए हैं कि एक टीचर वो होता है जो आके टाइम पास करके चला भी जाता है, और एक टीचर वो होता है जो अपनी पूरी जान लगा देता है बच्चों को ये बताने में कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है, आपको उसे जूझना है, और उस तरह के उनको वो टिप्स देता है। अब मैं अगर आपसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो वो क्या रहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसका जवाब यही दूंगा कि जब शुरू में किया था करियर, सोचा नहीं था 1 साल बाद हम कहाँ जाएंगे। काम करते गए, एलिवेशन होता गया, प्रमोशन होता गया। तब हम कभी सोचे नहीं थे कि किसी स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, एडवाइजर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, एक ग्रुप के सीईओ बनेंगे। हर प्रोफाइल में काम तो वही है, बेसिक काम तो कभी छूटेगा नहीं। हाँ, तब लिमिटेड लोगों पे करते थे, धीरे धीरे उस लिमिट की संख्या हमने बढ़ाई, जैसे जैसे हमने एक्सपैंड किया, आज और ज्यादा है। तो आगे और भी ज्यादा करेंगे, जितना बन सकता है हम इस समाज की लोगों की हेल्प करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो एक समाज में परिवर्तन ला सकता है, और कोई टूल नहीं है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऊपर वाले ने आज हमें उस मतलब जो भी कहिए ऐसे शख्स के रूप में डाला कि वो टूल हम हैंडल करते हैं। चाहे आप जो भी बोलिए, एजुकेशनिस्ट बोलिए, टीचिंग बोलिए, टीचिंग प्रोफेशन बोलिए, फैकल्टी बोलिए, जो भी बोलिए, तो उसका अच्छा उपयोग हो, हजारों लोगों को उसका बेनिफिट मिले और वो आगे बढ़े। बस ये एक ही लाइन में बोलूंगा, पोजीशंस तो बाद में आते हैं और डेजिग्नेशंस बाद में आते हैं, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सीईओ, वो सब ऑन पेपर्स अच्छा लगता है, ठीक है, एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए, बट मेन मोटो यही है जो करते आए थे वो रुकना नहीं चाहिए और आगे और बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहिए, और जितनों को हम बेनिफिट कर सके करते रहना चाहिए। और मेरा पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि हम भी जब भी किसी को ऐसा नीडी को देखते हैं, कोई भी जरूरतमंद को देखते हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, थोड़ा सा जो हेल्प हम कर सकते हैं, स्मॉल स्टेशनरी, स्मॉल बुक्स, प्लीज लेट अस हेल्प द चिल्ड्रन। बिल्कुल, और तभी तो किसी ने खूब कहा है कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता। प्यार देने के लिए उसने माँ को पैदा किया है, और शिक्षा देने के लिए उसने शिक्षक को गुरु के रूप में अपने आप को वो लेकर आया है हम सभी के लिए। अब चलते चलते, क्योंकि वक्त हो चला है, तो मैं जाते जाते एक सभी के लिए ओवरऑल, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, या आपकी फैकल्टीज हैं, या कोई भी है, उनके लिए एक मॉरल मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा? एक ही मॉरल मैसेज है, अपने काम को दिल से करें, वर्क विथ फ्रॉम योर हार्ट, not from your brain. Everybody has brain, much better brains than me and much miraculous brain than me, but work from your heart. Definitely it will touch millions of hearts, definitely it will touch millions of hearts, and also it will transform them, it will transform them for what we are aiming for. हम चाह रहे हैं उनमें परिवर्तन हो, तो बिल्कुल वो परिवर्तन आएगा जब हम दिल से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
डॉक्टर साहब आज आपसे मिले। डॉक्टर विश्वनाथ जया नागेश जी आज हमारे साथ न्यूज मीडिया 47 पर स्पॉटलाइट की सीरीज में हमारे साथ थे। उन्होंने टीचिंग को एक नया रूप, नया आकार दिया, बच्चों के साथ जुड़ने के लिए दिल का रिश्ता बताया और दिल का रास्ता सीधा उनके दिमाग तक जाता है, हमें ये समझाया। आपकी मेथोडोलॉजी, आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपका वे ऑफ टीचिंग डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है। अगर मुझे लगता है कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है तो इस तरह की प्यार मोहब्बत वाली मेथोडोलॉजी को अगर हम अपना लेते हैं, इस टीचिंग को हम अपना लेते हैं तो डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। हमारा हर बच्चा अपने करियर में, अपने मुकाम में अव्वल होगा। जी, तो नागेश जी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए स्पॉटलाइट की सीरीज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल। जी, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिना गुरु के नहीं होता जीवन साकार, सिर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार, और यही आधार और यही रोल मॉडल है हमारे आज के मेहमान में। हमने देखा डॉक्टर विश्वनाथ जया नागेश जी, जो कि सीईओ है एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छत्तीसगढ़ से, और साथ ही डायरेक्टर जनरल है तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल से। आज स्पॉटलाइट की सीरीज में वो हमारे साथ बने रहे अपनी अहम प्रेजेंस के साथ। आगे भी हम और अहम पर्सनालिटीज के साथ, फेमस पर्सनालिटीज के साथ आपके पास आते रहेंगे। न्यूज मीडिया 47 के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही स्पॉटलाइट की सीरीज में बने रहें और हमारे यूट्यूब लिंक्स को जरूर शेयर करें। और नागेश जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।